देखें शाजिया, बहुत सी बातें तो जाहिर है जो फवाद चौधरी साहब ने कही वो सारे मीडिया को भी और आम लोगों को भी पता है। हाँ। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने अपनी लीडरशिप की बड़ी तारीफ की और उन्होंने सिर्फ अपनी जो सेकंड टियर लीडरशिप है, असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी हैं या तरीन साहब है, उन्होंने हदफ तनकीद बनाया। लेकिन मैं उनके इस तजज़िये से इतफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में फॉल्ट लीडरशिप से शुरू होता है, क्योंकि टीम तो लीडर ने बनानी होती है। अकबर आज़म इसलिए अकबर आज़म था कि उसके पास 9 रत्न थे, उसकी कैबिनेट बहुत अच्छी थी। भुट्टो की कैबिनेट में कितने कितने बड़े लोग थे। तो आप अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, आप उनको पॉलिसी बनवाते हैं, आप उनको भुट्टो साहब आप मुस्तफ़ा खार को दूसरों को किताबें पढ़ने के लिए देते थे, इकट्ठे फिल्में देखते थे जो तारीखी फिल्में होती थी, उससे उसके ऊपर डिस्कशंस होती थी। तो इस तरह की टीम खान साहब क्रिएट नहीं कर सके कि जो एक यकजान हो, जो किसी एक विजन पे यकीन रखती हो और वो मुल्क को कहीं आगे लेके जाना चाहती हो। अच्छा, आप ये जो असद उमर ने जहांगीर तरीन को निकलवाया, जहांगीर तरीन ने असद उमर को निकलवाया, आपने अभी ये बात की कि आप इस उनके तज्जिये से जो है इत्तफाक नहीं करते? नहीं, मैं तो उनके इस तजज़िये से इतफाक नहीं करता कि वो समझते हैं कि लीडरशिप का, यानी जो टॉप लीडरशिप है उसका कसूर नहीं है। अच्छा, ये कसूर नीचे वाली लीडरशिप का है। तो मैं समझता हूं कि नहीं, टॉप लीडरशिप ने दोनों ग्रुपों को चलाना होता है। भुट्टो साहब के पास राइटिस्ट भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, दोनों को चलाते थे। शेख रशीद भी थे और मुस्तफ़ा खार भी थे, कौसर नियाजी भी थे और दूसरे लेफ्टिस्ट महराज मोहम्मद खान भी थे। तो दोनों ग्रुप चलाते थे। अयूब खान का जमाना था तो शुएब थे, एक तरफ वजीर खाना अमेरिकन लॉबी थी, भुट्टो साहब लेफ्टिस्ट थे, दोनों को चलाते थे। बिल्कुल सही। तो इस नवाज शरीफ के जमाने में भी 2 लॉबियां थी। तो ये आपने चलाना होता है, लीडर ने चलाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुहेल वड़ैच साहब, जब फवाद चौधरी साहब ने कल ये बात की ना कि असद उमर ने जहांगीर तरीन को निकलवा दिया, तो मुझे आपका वो कॉलम याद आ गया, टार्जन की वापसी। वो आपको याद होगा, ये अप्रैल के महीने में आपने लिखा था असद उमर की सारी कारकर्दगी के हवाले से। तो फिर अगर ये मान लिया जाए कि वाकई ऐसी बात है, जो बड़े हल्के ये बात करते हैं, इवन पीटीआई के अपने लोग भी ये बात करते हैं, फवाद चौधरी साहब ने कर दी, तो फिर जो चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आई, जो जहांगीर तरीन पर इल्जामात लगे, उनको जिम्मेदार ठहराया गया, फिर क्या सबको एक साजिश कहा जाए असद उमर की? सवाल तो फिर यही उठता है। देखें चीजें मौजूद होती हैं, असल बात है प्रेसिपिटेट कौन सी चीज होती है। हाँ। फर्ज करें नवाज शरीफ के खिलाफ जितने भी केसेस बने हैं वो कोई नए तो नहीं है, वो तो कई साल पुराने हैं, ठीक है, कोई 20 साल। इसी तरह जितने केसेस बनते हैं, तो सवाल यह है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, क्या वो उस चीज को कंडोन करती है या केस बनाना चाहती है। हाँ। अब उसी चीज को जहांगीर तरीन अब सस्ती चीनी दे रहे हैं, अब अगर वो गवर्नमेंट के साथ होते तो बल्ले बल्ले हो रही होती। हाँ। अब गवर्नमेंट से अलग हैं तो उनकी ये नेकी भी काम नहीं आ रही। तो ये तो आपको पता है हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक सीधी चीज को उल्टा कर देती हैं और उल्टी को सीधा कर देती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन वक्त में जब बीएनपी अलहदा हो चुकी है, नवाबजादा शाहजैन बुगटी उन्होंने 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है, ऐसे में फिर इनके पार्टी के अपने अंदर के इख्तलाफात खुलकर सामने आना, क्या कोई तब्दीली इस पार्टी के अंदर या इन हाउस चेंज, जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान मिल रहे हैं सरदार अख्तर मेंगल से, ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा कर रहे हैं, इत्तेहादियों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कोई बड़ी तब्दीली इस सेटअप में आपको नजर आ रही है? शाजिया, ये देखो, किसी ने हमेशा सदा तो नहीं रहना। वेरी ट्रू। लेकिन ये कहना कि 10-15 दिन में कोई तब्दीली आ रही है, नहीं, कुछ नहीं हो रहा। फिलहाल तमाम लोग बाशमूल अपोजिशन चाहती है कि भाई ये चलाएं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो 6 महीने अगले हैं, हाँ। खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी कैबिनेट में ये कहा है, हाँ। कि भाई ये 6 महीने हमारे डिसाइसिव हैं, हाँ। और मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि ये 6 महीने डिसाइसिव हैं। इनसे अगर डिलीवरी हो गई तो ये चल जाएंगे, नहीं तो जाहिर है रियासत इनका बोझ बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या होगा? फिर इनको जाना होगा। क्या सेटअप होगा 6 महीने में? जिन्होंने 2 साल में डिलीवर नहीं किया, 6 महीने में कौन तवक्कुआत लगाएगा इनसे?
देखिए, ना मार्शल लॉ आ सकता है, ना नए इलेक्शन हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अंदरूनी पार्लियामेंट जो है इन हाउस चेंज आएगा और यही वाहिद रास्ता है फिलहाल। लेकिन इस रास्ते पे जाना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ये डिलीवर करें, कोशिश कर इन पे दबाव डालना चाहिए, इनको मोटिवेट करना चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर इनकी किस्मत में ना हुआ तो फिर कौन क्या कुछ कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, ये ऑल प्राइवेट स्कूल फेडरेशन एसोसिएशन उनकी जानिब से विफाक पर दबाव है जो आप लोगों से तजावीज़ मांगी जा रही हैं कि एसओपीज के तहत स्कूल खोलें? देखिए, मैं एक अर्ज करूं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके जो कंसर्न्स हैं, जो उनके इश्यूज हैं, वो भी जेन्युइन हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई गलत बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम उनके साथ ये हो रहा है कि जाहिर है अगर उनके जो रेवेन्यूज हैं वो उनको नहीं मिलेंगे और उनके आगे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो मोस्टली फिक्स एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसमें उनको सैलरीज देनी होती हैं, मोस्टली वो रेंटेड बिल्डिंग्स होती हैं, उनका रेंट उनको पे करना होता है। और फीसेस तो जा रही है, वो फीसेस छोड़ थोड़ी रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि वो फीस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी फीस उनके पास आ रही है वो इतनी नहीं है जितनी आम दिनों में जब बच्चे स्कूल जा रहे होते तो आ रही थी। बहुत शायद परसेंटेज जो है वो काफी कम है। अच्छा, इसका हमें कोई रास्ता निकालना होगा और पहले भी हमने कोशिश की और प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशन है उन्होंने ताउन भी किया हमसे कि इनिशियली हमने 2 महीने के लिए कुछ डिस्काउंटेड फीस का कहा, उस पर वो तैयार भी हो गए। लेकिन हमारे यहाँ 2 मरतबा सिंध हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर इशू किया, जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा था इन्फोर्समेंट में। तो जो स्कूल ज्यादती भी कर रहे थे तो हम थोड़ी कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे थे। हम फिर कोशिश करेंगे कि हम तमाम स्कूल के साथ बैठें और उनके जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोई कोशिश करें। उनके जेन्युइन इशू है ना कि उन्हें जो पैसा मिल रहा था नॉर्मल हालात में वो नहीं मिल रहा, तो इसमें सूबे क्या कर सकते हैं? मेरे लिए देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, मेरे लिए बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर ये जरूरी नहीं है कि उन्हें कितना पैसा मिल रहा था, कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। जहां मैं ये कहता हूं कि जी बच्चों की जिंदगी हमारे लिए पहली तरजीह और है पहली तरजीह, तो उसके साथ साथ हमारी ये भी तरजीहात में शामिल है कि जो स्कूल हैं वो बंद ना हो। ठीक है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे लेकिन वो सस्टेन कर जाएं इस पूरे क्राइसिस के अंदर। तो उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए कोई हम कोशिश करेंगे कि हम, जो मैं एक बात मैं बार बार कहता हूँ, मैं वालिदैन से बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों के स्कूल में फीस जमा करवाएं। उसकी वजह सिर्फ ये होती है, एक तो सैलरीज मिलती रहे स्टाफ को और दूसरी ये कि स्कूल्स बंद ना हो। खुदा ना खास्ता अगर ये अरसा ज्यादा लंबा चलता है, ये लॉकडाउन का मसला या फिर ये क्राइसिस जो ज्यादा चलते हैं, तो इस बात का गालिब इम्कान है कि बहुत सारे स्कूल्स बंद हो जाएंगे। और अगर बंद हो जाते हैं एक मरतबा स्कूल, तो फिर ये तमाम स्कूल्स दोबारा खोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए ये बड़ा एक डेलिकेट सा इशू है। ज़ाहिर वालिदैन भी ये सोचते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, फीस हम क्यों दें। स्कूल्स भी ये समझ रहे हैं कि जब तक बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो वालिदैन फीस नहीं देंगे। तो इस किस्म की कोई एक सूरत हाल है। लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूँ कि पहली तरजीह बच्चों की सेहत और जिंदगी, दूसरी तरजीह हमारी यकीनन ये है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है किसी तरह से उसको कंटिन्यू करें। तीसरी तरजीह हमारी ये है कि इंट्रोड्यूस करवाया गया, आपको लगता है कि ये मौसर है, उस तरीके से ये डिलीवर नहीं कर रहा ये सिस्टम यहाँ पर? मैं देखती हूँ बच्चों को, बहुत से बच्चे हैं जो क्लासेस मिस हो जाती हैं, वो सही तरीके, कई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, 100 इस तरह के मसले हैं, तो ये डिलीवर नहीं कर रहा ये काम। मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ। देखें, एक तो बात ये है, बड़े इसमें क्लियर हैं हम, कि जो फिजिकली बच्चे स्कूल जाके क्लासरूम्स में अटेंड करके जो तालीम हासिल करते हैं उसका नैमुल बदल आपके पास कोई नहीं है। वेरी ट्रू। हम ये नहीं कर सकते कि जी ये नहीं हो रहा तो हम ये कर लें, कोई उसका नैमुल बदल नहीं है। हाँ। अब जितने एफर्ट्स जो हम कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई और मॉडल्स हम उस पर काम कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम सिर्फ उस डिस्कनेक्टिविटी हो गई है बच्चों में और तालीम में, उसको किसी तरह से कुछ दोबारा जोड़ने की हम कोशिश करें। और ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये 100% स्टूडेंट्स के लिए काबिल अमल नहीं है, लेकिन जितना पॉसिबल हो उतना हम करें और अल्लाह करे कि हालात ठीक हो तो कोई शायद नए मॉडल्स भी आ जाएंगे, नए तरीके भी आ जाएंगे। तो जितना मैक्सिमम बच्चों को तालीम के साथ हम जोड़ सकते हैं वो जोड़ने की कोशिश है। इस बात पे कभी ना हम में से किसी ने कहा और हम ये समझते हैं कि स्कूल खुलना और बच्चों का जाना जो है उसका कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है। ठीक कर दिया है। जो गैर मुंतखब लोग हैं वो आगे आकर बैठ गए, सियासी लोग मुंह तकते रह गए। ये तो पार्टी की कमजोरी है और सबसे बढ़कर ये वज़ीर आज़म की अहलियत पर सवालात हैं कि उन्होंने कमजोर लगाए हैं। क्या उनकी इतनी अहलियत नहीं है कि वो एक अच्छी टीम बना सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी कुर्बानी, जितना एफर्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पार्टी के लिए किया है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ अस स्टार्टिंग फ्रॉम मी, जितने भी लोग हैं वो इमरान खान की मरहून मेहनत आज जिन पोजीशंस पे बैठे हुए हैं उनकी वजह से है।
कौन सा लीडर जो कि एक सख्त रास्ते से 22 साल के कठिन सफर से गुजर कर और वो एक ऐसी टीम लगाए जो कि कमजोर हो। उन्होंने तो अपनी दानिश में जो बेहतरीन लोग हैं अब उस हर पर्टिकुलर फील्ड के लिए उन्होंने वो लगाए हैं। अब देखिए मसाइल इस मुल्क के इतने संजीदा हैं कि उनको 20 महीने पे उनको एनालाइज करना या उन पे उसके बारे में कोई जजमेंट दे देना कि ये तो जी नहीं काम हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा ख्याल है ज्यादती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव डन। फवाद चौधरी ने बातें करती की, इस तरह से उनको पार्टी के मामला सामने नहीं लाने चाहिए थे, ये कह रहे हैं आप? आता है देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा हर मौजू पे वो बोलते हैं, हर उसमें विच इज ये उनका एक स्टाइल है, वो हर उसमें वो बोलते हैं। लेकिन जरूरी बात नहीं है कि वो अगर जो बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बात 100% जो है तो दुरुस्त भी हो, बिकॉज वो अपनी नुक्ते निगाह से चीजों को देखते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो चीजों को उनका तो एक 360 डिग्री का व्यू हुआ है। एंड इसमें भी ये एक और पॉजिटिव चीज है हमारे बारे में। अगर इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नेगेटिव नहीं लिया, उन्होंने इनकरेज किया। अगर ऐसी बात होती तो फवाद चौधरी साहब जो है तो एक इतने एक्टिव और इतने रिस्पेक्टेड ना होते पार्टी में। लेकिन बिल्कुल ये तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वसीउल कल्बी है कि उन्होंने इम्पोर्टेंट से है। शिबली फराज साहब, एक तरफ जब आप लोगों के इत्तेहादी आप लोगों से अलग हो रहे हैं, नंबर एक, दूसरी तरफ जब पार्टी के इस तरह इख्तलाफात खुलकर सामने आएंगे तो एक तासुर जाएगा कि पार्टी के लोग, इमरान खान जो हैं ये अपनी पार्टी को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अपनी पार्टी में तो यूनिटी कायम नहीं कर पा रहे, तो इत्तेहादियों को क्या संभालेंगे? ये बहुत एक अजीब जो है ना वो इमेज आएगा, नंबर एक। दूसरी बात, जो नॉन इलेक्टेड लोगों की बात फवाद चौधरी साहब ने की है, कोई पहली बार बात नहीं हुई, इससे पहले भी बहुत से वुज़रा हैं, गुलाम सरवर खान साहब भी हैं, उन्होंने भी इस पर सवालात उठाए हैं कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो हावी हैं इलेक्टेड लोगों पर। तो क्या ये शिकायत जो है गाहे बगाहे मुख्तलिफ वुज़रा की जानिब से जो आती रहती हैं, क्या आपकी भी ऑब्जर्वेशन ये है कि नॉन इलेक्टेड लोगों को ज़्यादा फौकियत दी जाती है इलेक्टेड लोगों के ऊपर?